हम सैमुअल्सन का व्यापार चक्र का सिद्धांत पढ़ेंगे। सैमुअल्सन के अनुसार गुणक और त्वरक की आपसी अंतःक्रिया के कारण व्यापार चक्र होते हैं। गुणक के अनुसार निवेश में की गई वृद्धि आय में कई गुना वृद्धि कर देती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। और कुल आय में वृद्धि के कारण यदि निवेश अधिक किया जाता है और तो वह क्या कहलाता है? वह त्वरक सिद्धांत के कारण होता है। और इसमें एक प्रकार का चक्र बनता है जो निवेश और आय को प्रभावित करता है और आय का घटना बढ़ना निवेश को प्रभावित करता है। यानी यह जो व्यापार चक्र है उनकी उत्पत्ति सैमुअल्सन का ऐसा मानना है कि निवेश और आय के कई गुना बढ़ने, यानी ऐसा होता है कि जब निवेश किया जाता है तो आय बढ़ती है डेफिनेटली, लेकिन वो जितना गुना बढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। ठीक वैसे आय के बढ़ने पर फिर निवेश कितना और बढ़ जाता है उसे हम त्वरक के आधार पर समझ सकते हैं। और सैमुअल्सन ने इसी आधार पर इन्हीं गुणक और त्वरक को व्यापार चक्रों का एक सबसे बड़ा कारण बताया है। और उन्होंने अपने लेख में इंटरेक्शन बिटवीन द मल्टीप्लायर एनालिसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन में ये बात उन्होंने समझाई है। सामान्य तौर पर निवेश में परिवर्तन या उतार चढ़ाव होने पर किसी भी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता होती है और गुणक और त्वरक की क्रियाशीलता के कारण यह अस्थिरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जितनी भी एक इकोनॉमी में मांग की जाती है उसमें परिवर्तन होने से आय पर या आय के स्तर पर गुणक गुना प्रभाव पड़ता है। और गुणक की मात्रा सामान्य तौर पर किस पर डिपेंड करती है? ये चीज़ आप गुणक पहले भी पढ़ चुके हैं, त्वरक भी आप पढ़ चुके होंगे। और तो ऐसी स्थिति में गुणक जो है वो आपका किस पर डिपेंड करता है? एमपीसी पर डिपेंड करता है। लेकिन जब आय में वृद्धि होती है तो त्वरक के द्वारा जो कि पूंजी उत्पादन अनुपात है उस पर निर्भर करता है। तो इन दोनों गुणक और त्वरक की आपसी अंतःक्रिया के कारण से किसी भी अर्थव्यवस्था में जो अस्थिरता रहती है, अस्थिरता का मतलब है कि सामान्य तौर पर संतुलन में नहीं रहता हर वक्त स्थितियाँ, या तो तेजी रहेगी या मंदी रहेगी, इस तरीके की स्थितियाँ विद्यमान रहेगी। और इसी को हम क्या कहते हैं? व्यापार चक्र कहते हैं। इसकी अंतःक्रिया की जो प्रक्रिया है उसे हम इस आधार पर समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि जो स्वतंत्र निवेश हैं उसमें क्या होती हैं? वृद्धि होती है, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो आय में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। निवेश बढ़ा तो ऐसी स्थिति में आय भी क्या होगी? कुछ गुना बढ़ेगी। और ये कितना बढ़ेगी ये किस पर डिपेंड करेगा? गुणक पर डिपेंड करेगा, कि गुणक की मात्रा पर डिपेंड करेगा। अब आय में जो भी वृद्धि होती है उससे क्या होगा? आय बढ़ गई तो वापस इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जो किस पर डिपेंड करेगा? कितना बढ़ेगा ये किस पर डिपेंड करेगा? त्वरक पर डिपेंड करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब निवेश में वृद्धि होने से आय में वृद्धि होगी और आय में वृद्धि होने से पुनः निवेश और उपभोग दोनों ही बढ़ेंगे। और इस प्रकार की वृद्धि या उच्चावचन जो भी होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, उसके कारण प्रेरित निवेश और आय और सामान्य तौर पर बढ़ती रहती हैं। और ये बढ़ना गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। और अर्थव्यवस्था में किसी बाहरी शक्ति से न होकर आय, उपभोग और निवेश में इस तरीके के परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि निवेश के बढ़ने से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है और ये पुनः एक चक्र की भांति कि निवेश बढ़ा फिर आय बढ़ी, फिर निवेश बढ़ा फिर आय बढ़ी, और ये उच्चावचन अर्थव्यवस्था में चलते हैं जो कहीं ना कहीं एक अर्थव्यवस्था को असंतुलन की तरफ
ले जाते हैं। अब इस प्रकार जब अर्थव्यवस्था में उपभोग की प्रवृत्ति और पूंजी उत्पादन अनुपात की मात्राओं पर ये उच्चावचन डिपेंड करते हैं, तो इसे हम इस तरीके से डायग्राम में भी आप लोग समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत आप देखिएगा इस चित्र में जो उच्चावचन है प्रारंभ में क्या है, संतुलन से दूर है लेकिन धीरे धीरे संतुलन के पास में आ रहे हैं। इस तरीके के उच्चावचन भी हो सकते हैं कि शुरुआत में संतुलन के आसपास हैं और उसके बाद संतुलन से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि समय के उसी समय में संतुलन के आसपास ही उच्चावचन है, यानी किसी उस अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। तो इस तरीके से ये जो उतार चढ़ाव है ये कैसे रहेंगे, ये तीनों जो डायग्राम अपन ने देखे इसमें कि किस तरीके के होंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, गुणक और त्वरक के आपस की अंतःक्रिया पर डिपेंड करता है। सैमुअल्सन ने अपने सिद्धांत की कुछ मान्यताएं दी हैं जो इस तरीके से हैं कि वर्तमान काल टी कहा है उन्होंने, वर्तमान काल का उपभोग किस पर डिपेंड करता है, पूर्व काल यानी T-1 की आय पर निर्भर करता है, उससे संबंधित होता है। और वर्तमान समय का निवेश जो होता है वो भी पूर्व काल की आय और वर्तमान आय दोनों पर निर्भर करता है। इस मॉडल में बाहरी तत्व जो हैं, जैसे सरकारी व्यय है, उसको शामिल तो किया गया है लेकिन उसे क्या माना गया है, स्थिर माना गया है। स्थिर मानने का मतलब है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का प्रभाव तो है लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं होगा और आगे, तो उसे क्या माना गया है, स्थिर माना गया है। MPC यानी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.5 और त्वरक का मूल्य 1 माना गया है, अर्थात उपभोग में जितनी वृद्धि होगी प्रेरित निवेश में भी उतनी ही वृद्धि होगी। और इसके अलावा सैमुअल्सन के सिद्धांत में गुणक और त्वरक की जो भी मान्यताएं हैं वो भी इस मॉडल में उन्होंने उन मान्यताओं को शामिल किया है। इसके अलावा पर इन सारे बातों के अलावा भी सैमुअल्सन के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। वो इस आधार पर की जाती हैं कि जब यहाँ पर सरकारी व्यय की बात की जाती है तो इसे स्थिर माना गया है, लेकिन वास्तव में यह इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता, क्योंकि यह सिद्धांत व्यापार चक्र की इसलिए व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि वास्तव में सरकारी व्यय स्थिर नहीं रहता। हम सब देख रहे हैं कि सरकार किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में, उसमें आर्थिक संकट के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सरकारी व्यय स्थिर नहीं रहता। और दूसरा हम देख सकते हैं कि इस सिद्धांत में बाहरी तत्वों जैसे युद्ध, संकट, कोई भी आर्थिक उतार चढ़ाव के अलावा जो दूसरे संकट हैं जो कि आर्थिक उतार चढ़ावों को प्रभावित करते हैं और कर सकते हैं, तो उनको शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही यह सिद्धांत सैद्धांतिक ज़्यादा है लेकिन व्यवहारिक कम है। इसको हम व्यवहार में ये जो बिल्कुल बात की गई है कि आय बढ़ेगा फिर निवेश बढ़ेगा, यानी यदि ये सिद्धांत तो एक तरीके से ये बात करता है कि यदि एक बार इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया तो वो चक्र चलेगा और वो बहुत तेज़ी से अर्थव्यवस्था को विकास की ओर ले जाएगा। पर हमेशा हर इकोनॉमी में हम इस तरीके की बात नहीं देखते हैं और इस आधार पर सैमुअल्सन के सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती हैं। थैंक यू।